हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान बुक से विश्व भूगोल को। दोस्तों, ये घटना चक्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉकेट बुक है जिसे आप एग्ज़ाम से पहले कम समय में किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बुक आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जहाँ विश्व भूगोल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है एग्ज़ाम में। दोस्तों, उस एग्ज़ाम से पहले यदि आप कम समय में विश्व भूगोल का रिवीजन करना चाहते हैं तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता माना जाता है। देखिए, भूगोल का जनक किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी, हिकेटियस को माना जाता है। किसको? हिकेटियस को। स्टार्ट करते हैं। विश्व भूगोल से ब्रह्मांड को सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों तक खगोलीय पिंडों के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ब्रह्मांड। निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत अभिव्यक्त किया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। बात करेंगे महाविस्फोट सिद्धांत की। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। किसने? लेमेत्रे ने। और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने वर्ष 1967 में इसकी व्याख्या की थी। देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और उनसे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। तब से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौरमंडल कहलाता है। हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या फिर आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहा जाता है। सूर्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्यताप का मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। देखिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड यानी कि 499 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है? देखिए, सूर्य से दूरी के आधार पर, यानी कि सबसे पास में है बुध, और फिर दूरी बढ़ेगी इसकी। देखिए, बुध है, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। आकार के आधार पर बात करेंगे। आकार के आधार पर ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। अवरोही का मतलब क्या है? बड़े से छोटा।
तो आकार के आधार पर सबसे बड़ा है दोस्तों बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। ठीक है, देखिए बृहस्पति से छोटा है शनि, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा है शुक्र, मंगल और सबसे छोटा है बुध। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण प्रतिपदा, सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है। कब? अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। इसको न्यू मून डे भी कहते हैं। ठीक है, बुध ग्रह, बुध यह सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 88 पृथ्वी दिवस लगता है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र, वीनस, शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है, वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक तथा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या साय या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश पर झुकी हुई है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, इस गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड या आप कह सकते हैं 365.25 दिन का समय लगता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहा जाता है। इम्पोर्टेंट तथ्य है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की निकटतम तिथि को होती है। इस स्थिति को पेरिहीलियन यानी कि उपसौर कहते हैं हिंदी में, और 2021 में ये 2 जनवरी को पड़ा था। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4, देखिए सामान्यता की बात कर रहा है, यानी कि एवरेज बता रहा है, सामान्यतः 4 जुलाई को निकटतम विधि को होती है। इस स्थिति को अपहीलियन यानी कि अपसौर कहते हैं, और 2021 में ये पड़ा था 5 जुलाई को। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 डेटें याद रखिएगा। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं इस दिन। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 अथवा 22 जून को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। मंगल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह भी हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मंगल के 2 उपग्रह, इनके नाम है फोबोस और डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा कौन है? बुध। ठीक है, आकार के हिसाब से बता रहा है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। और ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। शनि, शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है।
शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है। ठीक है, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, और सौर मंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? टाइटन। किसका उपग्रह है ये? शनि का। अरुण, यूरेनस। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी 1781 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में। अरुण ग्रह की खोज किसने की? खोज की थी विलियम हर्शेल ने। ठीक है, 1781 में। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिमी दिशा में एवं सूर्य अस्त पूर्व दिशा में होता है। वरुण, यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। वरुण क्या है? सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। वरुण की खोज जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने 1846 ईस्वी में की थी। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जो है इसका नाम है ट्रिटॉन। ठीक है, वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम क्या है? ट्रिटॉन। बौने ग्रह की बात कर लेंगे। देखिए, यम की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। सेरस, होमिया, मैकमैक और इरिस भी बौने ग्रह हैं। चंद्रमा, मून। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है, फुल मून के दिन, और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। सौर मंडल के अन्य पिंड की बात करेंगे। सौर मंडल के अन्य पिंड, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं क्षुद्र ग्रह। बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांश क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटे छोटे ग्रह स्थित हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण हो जाता है। धूमकेतु, कोमेट। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। कैसी होती है? सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतुओं को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। ठीक है, धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। अक्षांश की बात कर लेते हैं। अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा क्या होती है? विषुवत रेखा पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ जाता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर की। देशांतर रेखा की बात करेंगे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। शून्य अंश देशांतर रेखा को भी ग्रीनविच रेखा या प्रधान माध्य रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा जीरो देशांतर के ठीक विपरीत में 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर पर कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा क्या होती है? मकर रेखा देख लेते हैं। मकर रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ठीक है, शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखाएं आपस को एक दूसरे में अटलांटिक महासागर में काटती हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। पहली है भूपर्टी, जिसको हम कहते हैं क्रस्ट। दूसरा है मेंटल,
तीसरा है केंद्रीय भाग यानी कि कोर। एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। पहले हम बात करेंगे भूपर्टी की। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है, ठीक है, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है। इसे सियाल परत भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे सियाल परत भी कहते हैं। देखिए सियाल, और याद रखिएगा सियाल क्षेत्र में सिलिका तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता रहती है। बात करेंगे मेंटल की। मेंटल क्या है? यह पृथ्वी की मध्य परत है, ठीक है, मध्य परत है पृथ्वी की मेंटल। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है। इसकी मोटाई लगभग कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किसका? मेंटल का। मेंटल से एक पॉइंट और है, इसे सीमा परत भी कहा जाता है। इसे सीमा परत कहते हैं। सीमा क्षेत्र में सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। देखिए यहाँ से याद कर सकते हैं, सी से सिलिका, एम से मैग्नीशियम। इसी प्रकार हमने इससे पहले भी देखा था, ठीक है, क्या देखा था एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये देखिए शियाल को भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। सियाल में सिलिका है और एल से एल्यूमिनियम है। चलिए केंद्रीय भाग या कोर की बात कर लेते हैं। केंद्रीय भाग, कोर। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल तथा फेरियम से बना है, ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर का गहराई पर तापमान 1 डिग्री से बढ़ता है, ठीक है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री से बढ़ता है। पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्थल मंडल, फिर है जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल, ठीक है। पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल। बात करेंगे स्थल मंडल की। स्थल मंडल, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, वर्तमान में 8,848 मतलब 86 मीटर, तथा अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त जो कि लगभग 11,033 मीटर है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार है। चट्टान, रॉक, पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को सेल या फिर चट्टान कहते हैं। चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं ये भाग? तो देखिए पहला है आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल, मैग्मा तथा लावा के जमने से आग्नेय सेल का निर्माण होता है। मैग्मा तथा लावा के जमने से आग्नेय सेल का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मैग्माटाइट, डायोराइट, गैब्रो आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। बात करेंगे अपसादी सेल की। अपसादी सेल क्या है? इनका निर्माण सेलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमे होते रहने से परतों के रूप में होता है। अवसादी सेल परतदार होती हैं। अवसादी सेल कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। अवसादी सेलों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म भी पाया जाता है। अवसादी सेलों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म भी पाया जाता है। अवसादी सेलों में खनिज तेल भी पाया जाता है। अवसादी सेलों में खनिज तेल भी पाया जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि अपसादी सेल के उदाहरण हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि अपसादी सेल के उदाहरण हैं। बात करेंगे रूपांतरित सेल की। रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अपसादी सेलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रूपांतरित अथवा कायांतरित सेल भी कहा जाता है। स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, फाइलाइट और नीस रूपांतरित सेलों के उदाहरण होते हैं। ज्वालामुखी, वॉल्केनो, ज्वालामुखी धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र है जिससे
पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, राख, जलवाष्प तथा अन्य गैस से बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। एंडीज पर्वत पर स्थित एकांक गुआ ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 6962 मीटर। बात करेंगे सक्रिय ज्वालामुखी की, यानी कि एक्टिव। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिनमें अक्सर उद्गार होते हैं। अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, फिर से पढ़ लीजिए। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, यानी कि यहाँ पर ज्वालामुखी फटने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। बात करेंगे मृत ज्वालामुखी की। मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था, लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना नहीं है। इन्हें कहते हैं मृत ज्वालामुखी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए, मृत ज्वालामुखी कौन से हैं? पाकिस्तान का कोहे सुल्तान, ईरान का दामबंद, म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का कुलाल, किलीमंजारो और इक्वेडोर का चिमरांजो आदि, ये सभी मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इसको अग्निवलय भी कहा जाता है। ठीक है, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। ठीक है, प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पी अथवा प्राथमिक तरंगें, एस अथवा द्वितीय यानी कि सेकेंडरी तरंगें, एल अथवा सतही तरंगें। ठीक है, पी तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, पी तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। एस तरंगें मात्र ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। एल तरंगें ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। एल तरंगें ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। एल तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है, एल तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। अधिकेंद्र पर पी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। याद रखिएगा, अधिकेंद्र पर पी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी शब्द है। ठीक है, सुनामी क्या है? जापानी शब्द है। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, तरंगों को। और भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल यानी कि परिमाण जिससे निकाला जाता है, रिएक्टर स्केल तथा मर्केली स्केल, तीव्रता मर्केली स्केल और रॉसी फेरल स्केल का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थलाकृतियों की बात करेंगे। विभिन्न स्थलाकृतियां धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात तथा बाहिर्जात बलों के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे पर्वत की। माउंटेन, पर्वत धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला होता है। इसका शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। निर्माण के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ब्लॉक पर्वत। इसको अवरोधी पर्वत भी कहते हैं। ब्लॉक पर्वत को
ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। बास जेस पर्वत जो कि फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है तथा साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है, ब्लॉक पर्वत के ही ये उदाहरण हैं। अगला है अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। अपशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। भारत की विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, स्पेन की सियारा नेवादा तथा अमेरिका की गैसा एवं बूटे घर्षित पर्वत के उदाहरण हैं ये सभी। नेक्स्ट है आपका तीसरा पर्वत बलित पर्वत, जिसको कहते हैं मोड़दार पर्वत। ठीक है, बलित पर्वत कह लीजिए या फिर मोड़दार पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों संपीड़न के कारण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है। भारत का हिमालय, रूस का यूराल, उत्तर अमेरिका का रॉकी और दक्षिण अमेरिका का एंडीज मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, लगभग 7200 किलोमीटर की है ये। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है, पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, सबसे पहली है कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, इसकी स्थिति है पश्चिम दक्षिणी अमेरिका में और इसका सर्वोच्च बिंदु है एकांगुआ। दूसरा है रॉकी पर्वत श्रेणी, स्थिति है पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में, सर्वोच्च बिंदु है माउंट अल्बर्ट। तीसरा है हिमालय कराकोरम हिंदू कुश, स्थिति है दक्षिण मध्य एशिया में। ठीक है, और इसका सर्वोच्च बिंदु है माउंट एवरेस्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये इसकी स्थिति है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में और इसका सर्वोच्च बिंदु है कोस्किस्को। ठीक है, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, ये इसकी स्थिति है अंटार्कटिका में और सर्वोच्च बिंदु है बिन्सन मैसिफ। ठीक है, बिन्सन मैसिफ। तिएनशान पर्वत श्रेणी, ये दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है और इसका सर्वोच्च बिंदु का नाम है पिक पोवेडी। इसके बाद आता है सातवां अल्टाई माउंटेन्स, ये मध्य एशिया में स्थित है और सर्वोच्च बिंदु है इसका बेलुखा। क्या नाम है इसका? बेलुखा। आठवां जो है ये आपका यूराल पर्वत है, स्थिति है मध्य रूस में और सर्वोच्च बिंदु का नाम है नेरोडोनाया। नौवां है कमचटका श्रेणी, ये पूर्वी रूस में है। कहाँ पर? पूर्वी रूस में, और इसका सर्वोच्च शिखर यानी कि सर्वोच्च बिंदु है क्ल्यूचेवास्काय सोपका। एटलस पर्वत की बात करेंगे, स्थिति है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, सर्वोच्च बिंदु है टाउवकल। क्या है? टाउवकल। नेक्स्ट है 11वां बरखोयानस्क पर्वत, पूर्वी रूस में स्थित है ये और इसका सर्वोच्च बिंदु का नाम है मास खाया। पश्चिमी घाट पर्वत की स्थिति है पश्चिमी भारत में और इसकी सर्वोच्च बिंदु यानी कि सर्वोच्च चोटी का नाम है अनाईमुडी। सियारा माद्रे ओरिएंटल स्थित है ये मैक्सिको में है ये, सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है पोटोसी। जाग्रोस पर्वत श्रेणी, स्थिति है इसकी ईरान में और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है यानी कि सर्वोच्च बिंदु है इसका नाम है देना, इसको काश मस्ताना भी कहते हैं। 15वां है एलबुर्ज पर्वत श्रेणी, ये ईरान में स्थित है और इसका सर्वोच्च बिंदु है दामवंद। स्कैंडिनेवियन रेंज, पश्चिमी नॉर्वे में है ये, इसका सर्वोच्च बिंदु है गैल डोपीजेन। 17वां देखते हैं ट्रांकेंसबर्ग, स्थित है ये दक्षिण अफ्रीका में, सर्वोच्च बिंदु है टवाना
एंटिले नयाना। काकेशस पर्वत की बात करेंगे, रूस में स्थित है ये। सबसे ऊंचा जो इसका बिंदु है इसका नाम है एलब्रूस, ठीक है, पश्चिमी चोटी है ये इसकी। अलास्का श्रेणी, अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ये। और इसका सर्वोच्च जो चोटी है इसका नाम है माउंट मैंकिले, डेनाली दक्षिण चोटी है। और फिर आता है 20वां कास्केड रेंज, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित है ये। और इसके सर्वोच्च बिंदु का नाम है माउंट रेनियर। क्या नाम है? माउंट रेनियर। एपेनाइन श्रेणी ये इटली में स्थित है और सर्वोच्च बिंदु है कॉर्नो ग्रैंडे। एप्लेसियस पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में स्थित है ये और सर्वोच्च चोटी है माउंट मिचेल। आल्पस की बात करेंगे, आल्पस श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में है ये स्थित और इसके सर्वोच्च बिंदु का नाम है मोंट ब्लैक। पठार पृथ्वी तल पर विशिष्ट रूप से जो सामान्य तल से ऊंचा होता है परंतु इसका शीर्ष भाग सपाट होता है, पठार कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमंट पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका का पीडमंट पठार और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया पठार पर्वत पदीय पठार के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत का छोटा नागपुर और रामगढ़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार गुंबदाकार पठार के प्रमुख उदाहरण हैं। बात करते हैं घास के मैदान की, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य विस्तृत हुए हैं। इस घास के मैदान को अफ्रीका में सवाना कहते हैं। वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस कहा जाता है। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में इसको कैम्पास कहते हैं। क्या? कैम्पास। और दक्षिणी अफ्रीका में इसको पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। इस घास के मैदान को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रेरी कहते हैं। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में पंपास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहते हैं और यूरेशिया में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से इनको जाना जाता है। महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप। संपूर्ण पृथ्वी के स्थल को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी के स्थल को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। ये 7 महाद्वीप कुछ इस प्रकार हैं। पहला है एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। देखिए, एशिया महाद्वीप। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। मध्य एशिया स्थित तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। मध्य एशिया में स्थित तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। एशिया महाद्वीप में चीन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। एशिया में स्थित बेकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील है। इसकी गहराई है 1620 मीटर। कैस्पियन सागर 3,71,000 किलोमीटर विश्व की सबसे बड़ी झील है आंतरिक सागर में। ठीक है, एशिया महाद्वीप का मौसिनराम जो कि मेघालय भारत में पड़ता है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये औसत वार्षिक वर्षा के क्षेत्र में के आधार पर सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड में है, जो कि से व्लादिवोस्तोक जाने वाले ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग
जिसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ये, NCERT 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, जो एशिया में है, ठीक है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। बर्खोयास्क साइबेरिया में स्थित स्थान है ये। एशिया का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। -67.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान हो जाता है। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महाद्वीप यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में छठा स्थान है। एशिया तथा यूरोप महाद्वीप को काकेसस और यूरल पर्वत अलग करते हैं। यूरोप महाद्वीप में कुल 51 देश हैं। यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 51 देश हैं। लंदन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। लंदन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम जो कि लंदन में है, इसका नाम है ब्रिटिश म्यूजियम। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है बोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? बोल्गा नदी। इसकी लंबाई है 3,530 किलोमीटर। डैन्यूब नदी के तट पर स्थित राजधानियां देख लेते हैं, पूछी जाती हैं एग्जाम में। डैन्यूब नदी के तट पर स्थित राजधानियां देखिए, बियाना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ब्रातिस्लावा ये स्लोवाकिया की राजधानी है। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। और बुडापेस्ट हंगरी की। ये सभी डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है, ठीक है, यूरोप में ही है ये। इटली की गंगा किसको कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। यूक्रेन को विश्व का अन्न का भंडार या रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग राइन नदी का जलमार्ग है। बेल्जियम, नीदरलैंड एवं लग्जमबर्ग बेनेलक्स में सम्मिलित देश हैं। यूरोप एवं एशिया के सम्मिलित भूभाग को यूरेशिया कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी बुक में लिखा होता है यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया के सम्मिलित भाग को ही यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है ये। पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप या कृषक यूरोप भी कहते हैं। पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप या कृषक यूरोप। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से इंग्लिश चैनल पृथक करता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, ठीक है, क्षेत्रफल इसका दिया गया है। उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश हैं। कितने? कुल 23 देश हैं उत्तरी अमेरिका में। अलास्का में स्थित देनाली, अलास्का में स्थित देनाली पूर्व में नाम माउंट मैककिले, ऊंचाई 6,190 मीटर, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये। मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो भी कहा जाता है। मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है। डेट्रॉयट इंपॉर्टेंट है। डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका का मोटर कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर के उद्योग के लिए सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में है, जो कि मशहूर है ये इसके लिए, ठीक है। गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। गन्ने का प्रमुख उत्पादन होने के कारण क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। न्यूयॉर्क को नगरों का नगर कहा जाता है। न्यूयॉर्क को नगरों का नगर कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश है मैक्सिको। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन है? मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ग्रेट लेक्स में शामिल 5 झीलें हैं, जिनके नाम हैं सुपीरियर झील, हुरोन झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटेरियो झील, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। लॉस एंजलिस नगर जो कि कैलिफोर्निया में है, लॉस एंजलिस नगर कैलिफोर्निया में फिल्म उद्योग के लिए विख्यात है। ये किसके लिए? फिल्म उद्योग के लिए। कनाडा के क्यूबेक को
देश के अंदर देश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कनाडा के क्यूबेक को देश के अंदर देश की संज्ञा दी जाती है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का आकार त्रिभुजाकार है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी ला पाज है, जो कि बोलिविया देश की राजधानी है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? ला पाज, बोलिविया देश की है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी को विश्व की सबसे चौड़ी और विशाल जल राशि की नदी भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 6,893 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अर्जेंटीना का हृदय पंपास को कहा जाता है। ठीक है, पंपास को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना का हृदय। अर्जेंटीना में गेहूं की चंद्राकार पेटी स्थित है। अर्जेंटीना में ही गेहूं की चंद्राकार पेटी स्थित है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। फजेंडा ब्राज़ील के कहावा बागानों को कहा जाता है। ठीक है, फजेंडा ब्राज़ील के कहावा बागों को कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कहावा बंदरगाह कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कहावा बंदरगाह कहते हैं। पैटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण मरुस्थल है। बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो स्थल अवरोध देश हैं। ठीक है, बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो स्थल अवरोध देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? भविष्य का महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। नीग्रेटो इस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिका महासागर और पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। जिब्राल्टर जलसंधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से पृथक करती है, या आप कह सकते हैं मोरक्को को स्पेन से पृथक करती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील ही है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील ही है। आसवन बांध नील नदी पर बना हुआ है। आसवन बांध जो है वो नील नदी पर ही बना हुआ। पोर्ट सईद बंदरगाह सुएज नहर के उत्तरी छोर पर और पोर्ट सुएज बंदरगाह दक्षिण छोर पर स्थित हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल 93 लाख वर्ग किलोमीटर में जो फैला है, अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। घाना देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका का महाद्वीप कहा जाता है। अंधा महाद्वीप कह सकते हैं। अंधा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को ही कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन से हैं? तो याद रखिएगा, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती ये चारों ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश हैं। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यह सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एवेल तस्मान ने 1642 ईस्वी और कैप्टन कुक ने 1770 ईस्वी में क्रमशः तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की खोज की थी। एबोजिर्निस ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वतमाला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र मरे डार्लिंग घाटी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है? मरे डार्लिंग घाटी। जेकारू ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूर को कहा जाता है। जेकारू ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूर को कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्व तट पर स्थित है। इम्पोर्टेंट 2 सोने की खानें हैं ऑस्ट्रेलिया में। कालगुरली और कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया की विश्व की विख्यात सोने की खानें हैं। सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। गिब्सन सिम्पसन तनामी सैंडी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं ये सभी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश या फिर लैंड ऑफ कंगारू भी कहते हैं। 2 नामों से जाना जाता है, प्यासी भूमि का देश और लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है इसको। न्यूजीलैंड की खोज पुर्तगाली यात्री आबेल तस्मान ने की थी और 1769 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा प्रमाणित किया गया इसको। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीव है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कीव। माउंट कुक न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है, ऊंचा है ये 3724 मीटर। इंपॉर्टेंट है, माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता भी है कि न्यूजीलैंड की जनजाति प्रमुख इनमें से कौन सी है, तो माओरी न्यूजीलैंड की ही प्रमुख जनजाति है। अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिका प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी, किंतु वे इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। फेवियन बेलिंग सॉसेन ने अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज की थी। 98% हिस्सा सदैव बर्फ से आच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। नॉर्वे निवासी एमंडसेन, नॉर्वे के निवासी हैं एमंडसन, 1911 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये। अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई। सबसे पहले बात करेंगे एवरेस्ट की। इसकी स्थिति है नेपाल में। ऊंचाई याद रखिएगा 8848.86 मीटर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ल्हासे पर्वत ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8516 मीटर। धौलागिरी ये नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई है पर्वत शिखर की 8167 मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत में है, ये ऊंचाई है 8611 मीटर। कामेत चोटी की बात करें, भारत चीन की सीमा रेखा पर है ये और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। राकापोशी पाकिस्तान का पर्वत शिखर है, ये ऊंचाई है 7788 मीटर। गोसाई थान चीन में स्थित पर्वत शिखर है, ऊंचाई है 8014 मीटर। और भी हैं यहाँ पर, जैसे कि कंचनजंगा कहाँ पर है? नेपाल भारत में स्थित है इसकी स्थिति और इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। इसके बाद है मकालू, नेपाल चीन में इसकी स्थिति है, ऊंचाई है 8463 मीटर। फिर है अन्नपूर्णा, नेपाल में है अन्नपूर्णा, ऊंचाई है 8091 मीटर। नंगा पर्वत और नंदा देवी ये दोनों ही भारत में स्थित पर्वत शिखर हैं। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126 मीटर, जबकि नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है 7817 मीटर।
गेसर ब्रम पाकिस्तान में है ये पर्वत शिखर, ऊंचाई है 8,068 मीटर। तिरीज मीर पर्वत शिखर पाकिस्तान में है, इसकी ऊंचाई है 7,708 मीटर। नामचा बरवा चीन में स्थित पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम। देखिए पहले हम उपनाम बताएंगे, फिर इसके बाद बताएंगे किस देश को कहा जाता है। तो देखिए, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू और लैंड ऑफ गोल्डन बूल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। पूर्व का मैनचेस्टर कैसे कहते हैं? तो पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है ओसाका शहर, जो कि जापान में पड़ता है। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। इंग्लैंड का बगीचा क्या है? तो देखिए, इंग्लैंड का बगीचा ये एक शहर का नाम है कैंट। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है ये। लिली के देश के नाम से किसको जाना जाता है? लिली के देश के नाम से जाना जाता है कनाडा को। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहते हैं किसे? कोची, जो कि भारत का एक शहर है। हर्मिट किंगडम तथा लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम यानी कि सुबह की शांति का देश किस देश को कहा जाता है? तो ये है आपका कोरिया देश। एंटलीच का मोती और विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये है क्यूबा। ठीक है, विश्व का चीनी का कटोरा भी कहते हैं और एंटलीच का मोती भी कहते हैं इसको। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? तो सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से थाईलैंड देश को जाना जाता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट यानी कि हजार बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश, ठीक है, हिंदी में ऐसा कहा जाता है, यह है आपका भूटान। सूर्योदय का देश कौन सा है? तो सूर्योदय का देश है जापान। नील नदी की देन के नाम से मिस्र को जाना जाता है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक के नाम से इटली के वेनिस शहर को जाना जाता है। एम्पायर सिटी और गगनचुंबी इमारतों का नगर कौन सा है? तो यह है आपका न्यूयॉर्क नगर। भूमध्य सागर का द्वार किसको कहते हैं? तो भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर को। होली लैंड के नाम से प्रसिद्ध है जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हजारों झीलों का देश किसको कहते हैं? तो हजारों झीलों का देश है फिनलैंड। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन सा है? तो मध्य रात्रि के सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है नॉर्वे देश को। किसको? नॉर्वे को। चीन का शोक किसको कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है हवांग हो नदी को। इसको पीली नदी भी कहा जाता है। ठीक है। इंटरनल सिटी या फिर आप कह सकते हैं होली सिटी, रक्तवर्ण महिला, पॉप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की सामग्री, पश्चिम का बेबीलोन किस शहर को कहते हैं? तो ये है रोम। कहाँ पर है? इटली में। पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से सिंगापुर को जाना जाता है। क्विकर सिटी के नाम से जाना जाता है फिलाडेल्फिया को। देखिए, पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती किसको कहते हैं? तो पूर्व का मोती या फिर हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। पिलर्स ऑफ हरक्यूलस के नाम से जिब्राल्टर जल संधि को जाना जाता है। गॉर्डन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है नेटल, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। किसको? बेल्जियम को। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से म्यांमार को जाना जाता है। ठीक है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से सैन फ्रांसिस्को शहर को जाना जाता है, ये यूएसए में है। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई, भारत में है। संसार का रोटी भंडार किसे कहा जाता है? संसार का रोटी भंडार कहा जाता है प्रायरीज ऑफ नॉर्थ को। फॉरबिडन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है लहासा, जो कि तिब्बत में है। ठीक है। संसार का निर्जतम द्वीप कौन सा है? तो संसार का निर्जतम द्वीप के नाम से जाना जाता है त्रिस्ताना डी कून्हा को। मोतियों का द्वीप किसको कहते हैं? तो मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य अस्त का देश किसको कहते हैं? तो सूर्य अस्त का देश कहा जाता है लैंड ऑफ सन, नॉर्वे देश को। विश्व की जन्नत के नाम से प्रसिद्ध है? तो विश्व की जन्नत के नाम से प्रसिद्ध है पेरिस, फ्रांस। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, महाद्वीप और उनमें सबसे ऊंचे पर्वत कौन से हैं? तो देखिए, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये भी माउंट एवरेस्ट ही है। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उसका नाम है माउंट अल्ब्रूस। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है ओजस डेल सलाडो।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कोसियोस्को, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है बिन्सन मासिफ। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैंकिले, या फिर इसको कह सकते हैं माउंट डेनाली। देखिए सबसे लंबी नदी और ये किस महाद्वीप में है ये बताया गया है स्लाइड में, तो देखते हैं। अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है, तो ये है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। वोल्गा नदी ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आती है यांगसी नदी, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगशी नदी। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, ये उत्तरी अमेरिका द्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसौरी। मरे ये नदी सबसे लंबी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है, ठीक है। ओनिक्स नदी अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व में गहरे बिंदु और ये किस महाद्वीप में है बतलाया गया है, देखते हैं। आयर झील गहनतम बिंदु है ये आयर झील में, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। मृत सागर इसका गहनतम बिंदु है मृत सागर में, और ये कहाँ पर है, एशिया में। विश्व का भी सबसे गहरा सागर, मतलब सबसे गहरा पॉइंट यहीं पर है, असल झील गहनतम बिंदु है कहाँ, अफ्रीका का। कैस्पियन सागर यूरोप का गहनतम बिंदु है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप का। मृत घाटी डेथ वैली गहनतम बिंदु है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। डैन मैन ग्लेशियर गहनतम बिंदु है ये अंटार्कटिका महाद्वीप का। विश्व की प्रमुख जनजातियां व उनसे संबंधित क्षेत्र एवं देश, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति पहली है यहाँ पर बद्दू जनजाति, ये अरब क्षेत्र से संबंधित है। पिग्मिज एग्जाम में पूछी जाती है ये जनजाति, पिग्मिक जनजाति का संबंध है कांगो बेसिन से। रेड इंडियन ये उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं, ठीक है, रेड इंडियन कहाँ के हैं, उत्तरी अमेरिका के निवासी। बुशमैन जो जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, और देखिए देश भी लिखा है बोत्सवाना। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड और कनाडा की एक प्रसिद्ध जनजाति है। याकू जनजाति ये पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में, कहाँ पर, टुंड्रा प्रदेश में। इसके बाद है आइनू जनजाति, आइनू ये है जापान की प्रमुख जनजाति। इंपॉर्टेंट है मसई जनजाति है आपके पूर्वी अफ्रीका और ख़ास तौर पर केन्या में। बोरो जनजाति ये है आपके ब्राज़ील की जनजाति। पापुआंस जनजाति ये है न्यू गिनी की प्रमुख जनजाति। सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये मलेशिया से संबंधित है, मलेशिया देश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलती है अधिकतर। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की प्रसिद्ध जनजाति है ये। यूका गिर जनजाति कहाँ की है, तो ये है साइबेरिया क्षेत्र की। किर्गिज जनजाति कहाँ की है, किर्गिज जनजाति है मध्य एशिया की, कहाँ की, मध्य एशिया की। इसके बाद आती है नीग्रो जनजाति है आपके मध्य अफ्रीका की। बेद्दा जनजाति है श्रीलंका की, कहाँ की, श्रीलंका की। जुलू और इंकाथा ये दोनों ही जनजातियाँ पाई जाती हैं दक्षिण अफ्रीका में। देखिए तातार या फिर तारतार कह सकते हैं, ये जनजाति मिलती है आपको साइबेरिया में देखने को। प्रमुख जनजाति और उनके निवास आवास के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो देखिए युर्त क्या होता है, युर्त किर्गिज, कालमुख और कजाक द्वारा पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी आवास होता है, ठीक है। इसके बाद है तिपी भी एक तरह का आवास है। किसके द्वारा यूज किया जाता है ये, तो रेड इंडियन द्वारा निर्मित आवास को तिपी कहते हैं। क्राल मसई, काफिर और जुलू द्वारा घास से निर्मित आवास को क्राल कहते हैं। इग्लू भी आवास का नाम है ये। एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ से निर्मित आवास है ये, ठीक है। इजवा उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोना मानव निर्मित आवास को इजवा कहते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर व उनके उद्योग, तो देखिए ओसाका जापान में ही ये शहर, ये लोहा इस्पात और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दूसरा है नगोया शहर सूती वस्त्र और जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हवाना शहर प्रसिद्ध है दोस्तों अपने सिगार उत्पादन के लिए। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोबे शहर किस लिए प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए। वेलिंगटन शहर अपने डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है बेलफास्ट ये जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
एसेन जर्मनी का शहर है जो कि लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजलिस फिल्म और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है ये। लियोन्स फ्रांस का एक शहर है जो कि सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेनिस इटली का शहर है और ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बकिंघम लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध शहर है। इसके बाद है मिलान शहर सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्लेमाउथ, देखिए प्लेमाउथ जगह का नाम है, ये एक तरह की जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रायट ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है और इम्पोर्टेंट है ये डेट्रायट, ध्यान रखिएगा। म्यूनिक जर्मनी का एक शहर है जो कि लेंस निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, म्यूनिक। चेलियाविस्क लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कंसास ये मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पाकिस्तान का मुल्तान शहर मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। सिएटल किस लिए प्रसिद्ध है? वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है सिएटल। इसके बाद है 21 नंबर पर व्लादिवोस्टोक जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासागो शहर अपने जहाज निर्माण के लिए ये भी प्रसिद्ध है, ठीक है। कीव शहर इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग ये लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। फिलाडेल्फिया शहर अपने लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। हॉलीवुड लॉस एंजलिस में है, ये आपके फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनके विस्तार, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे कि कौन कौन से रेगिस्तान का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है। सबसे बड़ा है आपका सहारा मरुस्थल, ठीक है। ये आपके देखिए कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। चांड, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मारितानिया जैसे देशों तक इसका विस्तार है। और इसका क्षेत्रफल देखिए 93,24,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान, ये आपके ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र इसमें शामिल हैं और इसका क्षेत्रफल है 13,71,000 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है अरेबियन रेगिस्तान सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यमन आदि देशों में इसका विस्तार क्षेत्र है और क्षेत्रफल है 23 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ये मंगोलिया और चीन में इसका विस्तार है, 12,95,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, ये बोत्सवाना इसका प्रमुख क्षेत्र है, विस्तार क्षेत्र 9,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये तकलामकान रेगिस्तान सिक्यांग चीन में है, ये 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद है सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में इसका विस्तार है और 3,10,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है नामीब रेगिस्तान नामीबिया में है, 8,06,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये कराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में इसका विस्तार है, 3,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद है थार, उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में विस्तार है थार का, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर है अटाकामा रेगिस्तान उत्तरी चिली तक ये विस्तृत है, 1,28,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। काजिलकुम उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में इसका विस्तार है रेगिस्तान का और 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दस्त-ए-लुट रेगिस्तान पूर्वी ईरान में फैला हुआ है, 22,000 वर्ग किलोमीटर में। मोजावे रेगिस्तान दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में इसका विस्तार है, 77,248 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये दासीतो डे सेचूरा रेगिस्तान उत्तरी पश्चिमी पेरू में है, 1,88,735 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये पैटागोनिया अर्जेंटीना में है, ये पैटागोनिया, ठीक है, 6,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग देखिए, रेशम वस्त्र उद्योग में पहले स्थान पर है चीन, इसके बाद भारत, जापान, रूस, फ्रांस। पहला आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला देश है, और भारत अपना। सूती वस्त्र उद्योग में चीन के बाद भारत, ब्रिटेन, रूस। ऊनी वस्त्र उद्योग में सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फिर जापान।
लोहा इस्पात उद्योग में पहले स्थान पर है जापान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन। वायु निर्माण उद्योग में पहले स्थान पर है फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। मोटर वाहन उद्योग में पहले स्थान पर है जापान, अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस, जर्मनी। पहला याद रखना है आपको खास तौर पर। पोत निर्माण में है अमेरिका, स्वीडन, जापान, जर्मनी, चीन। इसके बाद पोटास उर्वरक में पहले स्थान पर है अमेरिका, फिर जर्मनी। फॉस्फेट उर्वरक उद्योग में पहला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, फिर अमेरिका का। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उद्योग में पहले स्थान पर है जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रसिद्ध स्थल व उनके देश। एग्जाम में क्वेश्चन देखिए इस प्रकार बनता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। डिज्नीलैंड कहाँ पर है, तो ये कैलिफोर्निया यूएसए में है। अगला है वाइट सैंड्स ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विलिंग्स गेट कहाँ है दोस्तों, ये लंदन इंग्लैंड में है, ठीक है। कांस, देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल होता है कांस, तो ये कांस कहाँ है, फ्रांस में। एलिसा पैलेस ये भी फ्रांस में है। इम्पोर्टेंट है रेड स्क्वायर ये रूस में पड़ता है। ओरेविले आश्रम, तो ओरेविले आश्रम है भारत में, कहाँ पर, भारत में। और इम्पोर्टेंट है भारत से स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये गुजरात भारत में स्थित है। विश्व के प्रमुख पठार व उनकी स्थितियाँ। कोलंबिया का पठार, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दक्कन का पठार ये दक्षिणी भारत में है। मेडागास्कर का पठार ये है आपके मेडागास्कर द्वीप में। ईरान का पठार, ईरान में एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है इसको। तिब्बत का पठार ये हिमालय के उत्तर एवं क्यून लून पर्वत के दक्षिण में है। मैक्सिको पठार ये मैक्सिको में स्थित है। ब्राज़ील का पठार दक्षिण अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। ग्रीनलैंड का पठार, तो ये अंध महासागर के उत्तरी भाग में पड़ता है। इम्पोर्टेंट रहता है कोलोरेडो का पठार, तो कोलोरेडो का पठार दोस्तों ये है आपके एरिजोना तथा यूटाह राज्य यूएसए में। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। मेसेटा का पठार यह है स्पेन का आइबेरियन प्रायद्वीप में पड़ता है ये। मंगोलिया का पठार मंगोलिया गणराज्य में है। अलास्का का पठार अलास्का और कनाडा में है यूकान पठार, ठीक है। ग्रेट बेसिन का पठार ये कोलंबिया नदी एवं कोलोरेडो नदी के मध्य में स्थित है। बोलीविया का पठार बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। चिया पास का पठार ये दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। इंडो चीन का पठार कहाँ है, तो इंडो चीन का पठार दक्षिणी एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप में स्थित है ये। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया तथा सोमालिया के मध्य में है ये, पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है। अरब का पठार कहाँ है, दक्षिण पश्चिम एशिया में पड़ता है अरब का पठार। इम्पोर्टेंट है अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है, कहाँ पर, तुर्की में। वायुमंडल में गैसों की स्थिति देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत में। देखिए नाइट्रोजन ये 78.08% है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा है 20.95%। आर्गन है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। नियोन कितना है 0.002%। क्रिप्टॉन 0.001% है। हीलियम की बात करेंगे, हीलियम का प्रतिशत है ब्रह्मांड में 0.0005% और हाइड्रोजन 0.00005% और जेनॉन 0.00009%। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार गैस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल की संरचना की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्षोभ मंडल की। यदि आप पृथ्वी तल से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, ठीक है। ऊंचाई इसकी है लगभग 15 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। याद रखिएगा ऊंचाई बढ़ने पर ताप यहाँ पर घटता है, ठीक है, क्षोभ मंडल में ताप घटता है। और विशिष्टता क्या है, वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि आंधी, वर्षा, बादल सब क्षोभ मंडल में ही होते हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल। 15 से 50 किलोमीटर
की ऊंचाई पर ये स्थित है और ध्रुवों पर मोटाई सर्वाधिक होती है इसकी। तापमान में क्या होता है, तो प्रारंभ में तापमान समान और 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर बढ़ता है इसका तापमान। विशेषता क्या है, ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है इसमें। मध्यमंडल की बात कर लें, मध्यमंडल है, इसकी ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर। तापमान ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है इसमें, ठीक है। और विशेषता क्या है, ऊपरी सीमा मेसोपाज कहलाती है इसकी। आयन मंडल देखते हैं, 80 से 440 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है इसके अंदर। विशेषता, आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। ओरोरा ऑस्ट्रालिस तथा ओरोरा बोरियालिस की घटना यहीं होती हैं। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल की ऊंचाई होती है 640 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल कहलाता है। प्रमुख ठंडी हवा, स्थानीय पवनों की बात करेंगे, कौन सी किस राज्य किस देश की है, किस स्थान से संबंधित है, तो देखिए नॉर्दर्न और नॉर्टी ये दोनों ही ठंडी पवनें हैं, ठीक है, स्थानीय पवनें हैं और दोनों ही कहाँ की हैं, अमेरिका की। इसके बाद है बिलीबाव। बिलीबाव ये ठंडी हवा है अलास्का की। पैम्पेरो ये एक ठंडी स्थानीय पवन है, किस देश की, अर्जेंटीना में है, ठीक है। कहाँ पर स्थान है इसका, अर्जेंटीना में है ये। पापागाव ठंडी हवा है मैक्सिको की। पुर्गा ये भी एक स्थानीय ठंडी हवा है टुंड्रा प्रदेश की। बाइज स्थानीय ठंडी हवा है ये पूर्वी फ्रांस स्विट्जरलैंड में। मिस्टल ठंडी हवा है स्पेन तथा फ्रांस की। बुरान ये भी एक स्थानीय ठंडी हवा है रूस की। बोरा ये भी स्थानीय ठंडी हवा है कहाँ की, एड्रियाटिक तट की। कैप डॉक्टर या फिर इसको टेबल ब्लॉक भी कहते हैं, ये दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र की ठंडी हवा है। हबूब ठंडी हवा है ये स्थानीय कहाँ की, सूडान की। सिस्ताना है पूर्वी ईरान की। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप की है। और लेवेंटर ये स्पेन की है, कहाँ की, स्पेन की। प्रमुख स्थानीय गर्म हवा पवनों की बात करेंगे हवा की, सबसे पहले आता है यहाँ पर सिरोको। तो ये दोस्तों स्थानीय पवन है सहारा मरुस्थल और इटली की, और याद रखिएगा ये गर्म स्थानीय पवन है। इसके बाद है हरमट्टन, डॉक्टर पवन के अंतर्गत आती है, ये गिनी तट पर चलती है या कह सकते हैं बहती है। चिनकू गर्म हवा है रॉकी पर्वत की, ठीक है, अमेरिका में है। फोन ये भी एक गर्म हवा है आल्प्स पर्वत की, स्विट्जरलैंड में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है। ब्रिकफील्डर ये गर्म हवा है ऑस्ट्रेलिया की। सिमुम ये भी गर्म हवा है अरब रेगिस्तान की। ब्लैक रोलर इंपॉर्टेंट है, ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका के मैदान में बहती है। गिबली ये लीबिया की गर्म हवा है। खमसिन ये मिस्र की गर्म हवा है। लेस्ट ये भी एक गर्म हवा है, मैड्रिया कनारी द्वीप में ये बहती है या चलती है ऐसा कह सकते हैं। चिली ये गर्म हवा का नाम है और कहाँ से संबंधित है, ट्यूनीशिया देश से। किस देश से, ट्यूनीशिया से। कोइम्बेंग गर्म हवा है जावा इंडोनेशिया की। सामल ये भी गर्म हवा है इराक की, ठीक है, इराक देश से संबंधित है मतलब। नॉर्वेस्टर ये न्यूजीलैंड में बहती है और ये गर्म हवा है। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया की गर्म हवा है। सामून ईरान की गर्म हवा है। लू उत्तर भारत की है। आयाला गर्म हवा है फ्रांस की। गर्मसिल ये दक्षिण पूर्व ईरान में बहती है। सोलेनो गर्म हवा है दक्षिण पूर्वी स्पेन की, ठीक है। पोनेंटी उत्तर पश्चिमी भूमध्य सागर की एक गर्म हवा का नाम है। बर्ग ये है आपके दक्षिण अफ्रीका की गर्म हवा। बगायो फिलीपींस की एक गर्म हवा है, जबकि सुखोवे रूस और कजाकिस्तान में बहने वाली एक गर्म हवा का नाम है। जेट स्ट्रीम या फिर जेट प्रभाव कह सकते हैं। जेट प्रभाव का संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। शीतकाल में जेट स्ट्रीम अधिक प्रबल हो जाता है तथा इनका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में दुगना अधिक हो जाता है। जेट प्रभाव के कारण तूफान, वर्षा, वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात और प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला बात करेंगे फ्रंट्स यानी कि वाताग्र। जब ढलान वाली सीमा के सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिलती हैं
तब वाताग्राह का निर्माण होता है। आर्द्रता की बात करेंगे, ह्यूमिडिटी की देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। ओशांक क्या होता है? ड्यू पॉइंट, ओशांक को बात देख लेते हैं। ओशांक वायु का वह तापमान है जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। संघनन की बात करें, संघनन वह क्रिया है जिसमें जल गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित या रूपांतरित होता है, उसको कहते हैं संघनन। ओस ड्यू, वायु का तापमान ओशांक से नीचे गिरने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी तल पर जमा हो जाती है, जिसे ओस कहते हैं। तुषार अथवा पाला अथवा तुषार तब पड़ता है जब हिमांक से ओशांक नीचे रहता है तथा अतिरिक्त जलवाष्प हिमकणों के रूप में जम जाता है। ठीक है। कोहरा की बात करेंगे। कोहरा क्या है? फॉग। कोहरा वायुमंडल की निचली परतों पर एकत्रित धूल धुएं के कण तथा संघनित जल कणों के कारण सतह के समीप बने धुएं के बादल समान होते हैं। कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। जलमंडल का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर है, या आप कह सकते हैं 3/4। एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। स्वच्छ जल या मृदु जल पृथ्वी की कुल राशि का मात्र 3% है। कितना? 3%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार में होती है। ठीक है, प्रति हजार प्रतिशत में होती है समुद्री जल की औसत लवणता। विश्व में सबसे अधिक लवणता जिबूती की असल झील में है और तुर्की की बान झील में है, 330% पाई जाती है। विश्व के प्रमुख महासागर और उनके गहरे गर्त की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए प्रशांत महासागर की बात करें। इसके अंदर सबसे गहरा गर्त है विश्व का, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसकी गहराई है 11,033 मीटर, सबसे ज़्यादा गहरा है ये। प्रशांत महासागर में एक और गर्त है, इसका नाम है मिंडनाव। इसकी गहराई है 10,540 मीटर। प्रशांत महासागर में ही एक गर्त और है जिसका नाम है टोंगा गर्त। इसकी गहराई है मीटर में 10,882 मीटर। फिर अटलांटिक महासागर में बात करें, पश्चिमी द्वीप समूह पर, इसमें एक गर्त है जिसका नाम है पोर्टो रिको। इसकी गहराई है 8,385 मीटर। पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप पर एक गर्त है जिसका नाम है सुंडा गर्त। इंपॉर्टेंट रहता है ये, सुंडा गर्त और मैरियाना दोनों। ठीक है, सुंडा गर्त की गहराई है 8,552 मीटर। और दक्षिण अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा गर्त है तो उसका नाम है रोमसे गर्त। क्या नाम है? रोमसे गर्त। गहराई इसकी 7,631 मीटर। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, तो देखिए प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराओं में पहली है क्यूरोसियो जलधारा। ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। फिर है अलास्का जलधारा, सुसीमा जलधारा और एल नीनो जलधारा। ये सभी प्रशांत महासागर की जलधारा हैं गर्म। और भी हैं इसके अंदर, जैसे कि उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ठीक है, और 90 नंबर पर है प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। ये सभी दोस्तों प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं के नाम थे। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं, तो देखिए ठंडी जलधाराओं में सबसे इंपॉर्टेंट है हम्बोल्ट और या पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये प्रशांत महासागर की इंपॉर्टेंट ठंडी जलधारा है। इसके बाद है कैलिफोर्निया की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा और 5वें नंबर पर है ओखोस्टास्क की जलधाराएं। ये सभी दोस्तों प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं ऊपर की, हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया की जलधारा। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की बात करें तो अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में देखिए पहले आता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये गर्म जलधारा है। फिर ब्राज़ील जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। फ्लोरिडा की जलधारा, ये भी गर्म है। इरमिंगर जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आती है और प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलती है वो है आपकी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। बाकी की देख लेते हैं। उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधारा,
दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, और यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाती है गिनी जलधारा। ठीक है, गिनी जलधारा, ये सभी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। बात करेंगे अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की, तो इसके अंदर कनारी की जलधारा, बेंगुएला जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और फॉकलैंड जलधाराएं हैं, जो कि सभी ठंडी हैं और अटलांटिक महासागर की हैं। प्रैक्टिस सेट में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी तो लेब्राडोर। ठीक है, लेब्राडोर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ याद रखिएगा पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा और अंटार्कटिका की जलधारा, ये सभी दोस्तों ठंडी धाराएं हैं किसकी? अटलांटिक महासागर की। हिंद महासागर की स्थानीय तथा गर्म जलधाराएं देख लेते हैं। हिंद महासागर की स्थानीय तथा गर्म जलधाराओं में है मोजाम्बिक की जलधारा, अगुलहास की जलधारा और दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। ये तीनों ही हिंद महासागर की स्थानीय तथा गर्म जलधाराओं के नाम हैं। हिंद महासागर की स्थानीय ठंडी जलधाराओं में सोमाली की जलधारा है और दूसरी है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये सभी हिंद महासागर की स्थानीय ठंडी जलधारा हैं। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने एवं नीचे गिरने की प्रक्रिया को कहा जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी के अधिक समीप होने के कारण, चंद्रमा का पृथ्वी के अधिक समीप होने के कारण उसकी ज्वार उत्पादन की शक्ति सूर्य से लगभग 2 गुना अधिक होती है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी पूर्णिमा एवं अमावस्या को एक सीध में रहते हैं, जिसके कारण इस दिन पृथ्वी पर उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, एक सीध में रहने पर उच्च ज्वार बनता है। और चंद्रमा एवं सूर्य दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी तिथि को पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, जिससे पृथ्वी पर निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। विश्व की प्रमुख नहरें एवं उनसे संबंधित देश। सुएज नहर की बात करेंगे, ये मिस्र देश में स्थित है और इसकी स्थिति है लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच। आप कह सकते हैं ये लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। पनामा नहर पनामा देश में है, ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बेलैंड नहर कनाडा में स्थित है और ये इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में है, या आप इसको कह सकते हैं इन दोनों झीलों को जोड़ती है। ये इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इरी नहर इरी झील एवं हडसन नदी के बीच स्थित है। सू नहर की बात करेंगे, देखिए सू नहर अमेरिका में है और ये सुपीरियर झील एवं ह्यूरोन झील के बीच स्थित है। कील नहर जर्मनी में है और ये बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर के बीच स्थित है। फिर आती है उत्तरी सागर नहर, ये जर्मनी में है और एम्स्टर्डम एवं उत्तरी सागर के बीच स्थित है। विश्व की प्रमुख नदियां एवं उद्गम स्थल एवं समाहित स्थल, तो देखिए नील नदी की बात करें, इसकी लंबाई है 6,650 किलोमीटर। उद्गम है विक्टोरिया झील इसका, और समाहित स्थल है भूमध्य सागर। अमेजन नदी की बात करें तो लंबाई है इसकी 6400 किलोमीटर। उद्गम स्थल है लेगो फिलवेरो। ठीक है, और समाहित होती है ये अटलांटिक महासागर में। यांगसी नदी 6300 किलोमीटर लंबी है। तिब्बत का पठार इसका उद्गम स्थल है और ये चीन सागर में समाहित हो जाती है। मिसिसिपी या फिर मिसिसिपी मिसोरी नदी, लंबाई है इसकी 6275 किलोमीटर और ये इटास्का झील इसका उद्गम स्थल है और समाहित स्थल है मैक्सिको की खाड़ी। ओब इरिटिस नदी 5410 किलोमीटर लंबी है। अल्टाई पर्वत इसका उद्गम स्थल है और समाहित कहाँ होती है? ओब की खाड़ी में। हवांग हो नदी 5464 किलोमीटर लंबी है। क्यून लून पर्वत इसका उद्गम स्थल है और चिहली की खाड़ी में ये समाहित हो जाती है। अगली है येनिसी नदी 5539 किलोमीटर लंबी है। बड़ी एवं छोटी येनसी समांग से ये निकलती है और समाहित होती है कारा सागर में। कांगो नदी की बात करें, इसकी लंबाई है 4700 किलोमीटर। उत्तर पूर्वी जाम्बिया उच्च भूमि से ये इसका उद्गम स्थल है और ये अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है। आमूर नदी 2900 किलोमीटर लंबी है। सिल्का एवं आरकून इसका उद्गम स्थल है और सखालिन खाड़ी ओखोस्टाक सागर में ये सम्मिलित होती है। लीना नदी 4270 किलोमीटर लंबी है। बेकाल पर्वत इसका उद्गम स्थल है जो रूस में है और लपताव सागर में ये समाहित होती है। मैकेंजी नदी 1738 किलोमीटर लंबी है। ग्रेट सैलेव झील इसका उद्गम स्थल है और ब्यूफोर्ट सागर में ये समाहित होती है। नाइजर नदी
4184 किलोमीटर लंबी है। उद्गम स्थल है गिनी, अफ्रीका, और ये गिनी की खाड़ी में समाहित होती है। मेकांग नदी 4909 किलोमीटर लंबी है। तिब्बत का पठार इसका उद्गम स्थल है। दक्षिण चीन सागर में समाहित होती है ये। बोल्गा नदी 3530 किलोमीटर लंबी है। बलदाई पठार रूस इसका उद्गम स्थल है और कैस्पियन सागर में समाहित होती है ये। सेंट लॉरेंस नदी 1197 किलोमीटर लंबी है। ओंटेरियो झील इसका उद्गम स्थल है और सेंट लॉरेंस खाड़ी में ये समाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबी है। मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में ये समाहित होती है, या आप कह सकते हैं मिल जाती है या गिरती है। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर लंबी है। मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम स्थल है। अरब सागर में ये गिरती है या समाहित होती है। डैन्यूब नदी 2845 किलोमीटर लंबी है और ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है ये इसका उद्गम स्थल है। काला सागर में ये समाहित होती है, आप कह सकते हैं मिल जाती है या गिर जाती है। फरात, यूफ्रेटस भी कहते हैं इसको, फरात नदी ये 3000 किलोमीटर लंबी है। कारासू एवं मूरत सू के संगम से इसका उद्गम है और सत अल अरब में ये समाहित होती है, या आप कह सकते हैं गिर जाती है। डार्लिंग नदी 1472 किलोमीटर लंबी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और मरे नदी में ये गिरती है। मरे नदी 2508 किलोमीटर लंबी है। ये ऑस्ट्रेलियन ऑल्पस से इसका उद्गम स्थल है। दक्षिण सागर में मिल जाती है या फिर इसका समाहित हो जाती है। पराग्वे नदी 2695 किलोमीटर लंबी है। ब्राज़ील में मांटो ग्रोसो से इसका उद्गम स्थल है और पेराना नदी में समाहित होती है ये। यूराल नदी 2428 किलोमीटर लंबी है। दक्षिण यूराल पर्वत रूस से ये निकलती है या उद्गम स्थल कह सकते हैं। कैस्पियन सागर में मिल जाती है या कह सकते हैं समाहित होती है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है। गंगा नदी गौमुख गंगोत्री हिमानी से इसका उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। अमू दरिया नदी 2540 किलोमीटर लंबी नदी है। पामीर के पठार से ये निकलती है। अरल सागर में ये मिल जाती है या समाहित हो जाती है। सालवीन नदी 2400 किलोमीटर लंबी है। तिब्बत का पठार इसका उद्गम स्थल है। अंडमान सागर में ये मिल जाती है। अरकनसास नदी 2364 किलोमीटर लंबी है। ये रॉकी पर्वत से निकलती है। मिसिसिपी नदी में समाहित होती है। कोलोरेडो नदी 2333 किलोमीटर लंबी है। रॉकी पर्वत इसका उद्गम स्थल है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में समाहित होती है। नीपर नदी 2284 किलोमीटर लंबी है। मॉस्को के पश्चिम से ये निकलती है या उद्गम होता है इसका, और काला सागर रूस में ये मिल जाती है। ओहियो नदी 2108 किलोमीटर लंबी है। अलेघेनी नदी जो कि पेंसिल्वेनिया में है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है और मिसिसिपी नदी में ये मिल जाती है। इरावदी नदी 2170 किलोमीटर लंबी है। माली एवं नामी नदी इसका उद्गम स्थल है और अंडमान सागर में ये मिलती है। ऑरेंज नदी की बात करें, ऑरेंज नदी 2200 किलोमीटर लंबी है। डेकेंसबर्ग पर्वत इसका उद्गम स्थल है। अटलांटिक महासागर में ये मिल जाती है। ओरिनीको नदी 2410 किलोमीटर लंबी है। सियारा परीमा पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। अटलांटिक सागर में समाहित होती है ये। कोलंबिया नदी 1954 किलोमीटर लंबी है। रॉकी पर्वत इसका उद्गम स्थल है और प्रशांत महासागर से निकलती है ये। कौन सी? कोलंबिया नदी। डॉन नदी 1870 किलोमीटर लंबी है। टूला रूस से इसका उद्गम स्थल है। अजोवा सागर में मिल जाती है। टिग्रिस नदी 1850 किलोमीटर लंबी है। टॉरस पर्वत जो कि तुर्की में है, ये इसका उद्गम स्थल है और यूफ्रेटस नदी में मिल जाती है। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस के संगम के बाद इन्हें सत अल अरब के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट है ये। विश्व के प्रमुख जलडमरूमध्य और उनसे संबंधित सागर। पहले बात करेंगे पाक जलडमरूमध्य की। ये बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित है और ये भारत और श्रीलंका देश को अलग करता है। इसके बाद है मलक्का जलडमरूमध्य। जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है और मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है ये। बेरिंग जलडमरूमध्य
आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर में संबंधित सागर हैं इससे, और रूस अलास्का को ये अलग करता है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी संबंधित सागर हैं इससे, और ये क्यूबा एवं फ्लोरिडा देश को अलग करता है। डोवर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी सागर संबंधित सागर हैं इससे, और फ्रांस ब्रिटेन को अलग करता है ये। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर जो कि यूरोप में हैं इनसे संबंधित हैं, और मोरक्को एवं स्पेन को अलग करता है ये। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। डोवर जल संधि, इसकी भौगोलिक अवस्थिति है फ्रांस एवं इंग्लैंड में, और ये उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। डेविस जल संधि कनाडा ग्रीनलैंड में अवस्थित है ये, और अटलांटिक महासागर एवं बेफिन की खाड़ी को जोड़ता है ये। डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड और आइसलैंड इसकी अवस्थिति है इसकी, और ग्रीनलैंड सागर एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को ये जोड़ता है। पाक स्ट्रेट भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है, और बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को ये जोड़ता है पाक स्ट्रेट। मलक्का जल संधि मलेशिया इंडोनेशिया के बीच स्थित है, और दक्षिणी चीन सागर एवं अंडमान सागर को ये जोड़ता है। हडसन जल संधि कनाडा में स्थित है ये, अटलांटिक महासागर एवं हडसन की खाड़ी को ये जोड़ता है। बेरिंग रूस अलास्का में स्थित है, चुकची सागर एवं बेरिंग सागर को जोड़ता है ये। लूजॉन जल संधि ताइवान लूजॉन द्वीप में स्थित है, फिलीपींस सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को ये जोड़ती है जल संधि। मैगलन जल संधि चिली में स्थित है, और अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को स्पेन में स्थित है, अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है ये। कोरिया जल संधि दक्षिण कोरिया एवं जापान में स्थित है, पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को ये जोड़ती है। इसके बाद है टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी के मध्य स्थित है, पपुआ की खाड़ी एवं अराफूरा सागर को जोड़ती है ये। फ्लोरिडा जल संधि क्यूबा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य है, अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी को ये जोड़ती है। बाब उल मंदेब जल संधि जिबूती और यमन में इसकी स्थिति है, अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है ये। इसके बाद है डोड्रेन लीज जल संधि तुर्की में अवस्थित है, एजियन सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है ये। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिणी सागर एवं तस्मान सागर को जोड़ती है जल संधि। सुसीमा जल संधि जापान एवं दक्षिण कोरिया में स्थित है, पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को जोड़ती है सुसीमा जल संधि। बासपोरस जल संधि तुर्की में है, ये मरमरा सागर एवं काला सागर को जोड़ती है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड में स्थित है, ये उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप पर, तथा तस्मान सागर एवं दक्षिण प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। सुगारो जल संधि जापान में स्थित है, कहाँ पर? जापान में। प्रशांत महासागर एवं जापान सागर को आपस में मिलाती है ये। सुंडा गर्त भी कहते हैं इसको, या सुंडा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया में है, हिंद महासागर एवं जावा सागर को जोड़ता है ये। बेले आइले कनाडा में है ये जल संधि, अटलांटिक महासागर एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ती है। तातार जल संधि रूस में है, जापान सागर एवं ओखोटास्क सागर को आपस में जोड़ती है। युकाटन मैक्सिको एवं क्यूबा में स्थित है, कैरिबियन सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी को आपस में जोड़ती है ये जल संधि। नॉर्थ चैनल इंग्लैंड आयरलैंड के में स्थित है, ये अटलांटिक महासागर एवं आयरिश सागर को आपस में जोड़ता है। ओरंटो जल संधि अल्बानिया इटली में स्थित है, आयोनियन सागर एवं एड्रियाटिक सागर को आपस में जोड़ता है ये। फोवेक्स जल संधि ये है आपके न्यूजीलैंड में, प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर को आपस में जोड़ती है ये। मकासासार जल संधि इंडोनेशिया में है, सेले बीज सागर एवं जावा सागर को जोड़ती है ये। हडसन जल संधि कनाडा में है, हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है ये। हारमूज जल संधि ईरान ओमान में इसकी स्थिति है, ओमान की खाड़ी एवं फारस खाड़ी आपस में इससे जुड़े हैं। नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर।
यहाँ पहला नगर जो है वह है इम्पोर्टेंट शिकागो, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये शिकागो नदी पर स्थित है। बर्लिन जर्मनी का एक नगर है, ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है। ओटावा कनाडा का शहर ओटावा नदी के किनारे स्थित है। क्यूबेक सिटी कनाडा में है और ये नगर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। इम्पोर्टेंट है। मॉन्ट्रियल नगर कनाडा का है ये शहर एक, जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर है। इम्पोर्टेंट बन जाता है। आसवान नगर मिस्र में है और ये नील नदी पर स्थित है, यानी कि नील नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम सूडान का एक नगर है जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है। काहिरा मिस्र में है और ये भी नील नदी के किनारे है। इम्पोर्टेंट है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। सेंट लुइस संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ है। बसरा इराक का एक शहर है, ये सत अल अरब नदी के किनारे बसा है। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। किस? पोटोमैक नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। वॉर्सा पोलैंड का एक शहर है, ये विस्चुला नदी के किनारे है। रोम इटली का शहर है जो कि टाइबर नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट है, टाइबर नदी के किनारे। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट रहता है ये। पेरिस सीन नदी किनारे है। कहाँ पर? सीन नदी किनारे। इंपॉर्टेंट है। मॉस्को रूस का है शहर जो कि मस्कावा नदी के किनारे स्थित है। देखिए, बेलग्रेड सर्बिया का शहर है और बुडापेस्ट हंगरी, ठीक है, ये दोनों ही डैन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। मैड्रिड स्पेन का शहर है जो कि मैजेन रेस नदी के किनारे बसा हुआ है। लिस्बन टगस नदी किनारे है। डबलिन आयरलैंड का शहर है जो कि लिफे या लिफी नदी के किनारे है। देखिए, अधिकतर यहाँ पर राजधानियाँ ही हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रयाग बेतावा नदी किनारे है। बोन राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। अंकारा टर्की का शहर है, ये एक अंकारा नदी के किनारे बसा हुआ है। डुंडी टे नदी के किनारे है। किस? टे नदी के किनारे। लिवरपूल इंग्लैंड में है और ये मर्सी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलोन जर्मनी का शहर है और ये राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। हैम्बर्ग जर्मनी का शहर है, एल्व नदी के किनारे बसा हुआ है। बगदाद इराक का शहर है, टिग्रिस नदी के किनारे है। इंपॉर्टेंट है ये। ब्रिस्टल इंग्लैंड का शहर एवन नदी के किनारे बसा हुआ है। कीव यूक्रेन का शहर है जो कि नीपर नदी के किनारे है। लेनिनग्राड रूस का एक शहर है और ये नेवा नदी के किनारे है। किस नदी पे? नेवा नदी के किनारे। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ये स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। बियाना शहर ये डैन्यूब नदी के किनारे है। टोक्यो जापान का शहर है जो कि सुमीदा नदी के किनारे है। संघाई कहाँ पर है? यांग टिसी क्यांग नदी के किनारे बसा हुआ है। चीन का शहर संघाई। कराकस वेनेजुएला का शहर है, ये रियो ग्वेरे नदी के किनारे बसा हुआ है। ड्रेसडेन जर्मनी का शहर है जो कि एल्ब नदी के किनारे है। लाहौर पाकिस्तान से संबंधित शहर है, रावी नदी के किनारे है ये। कराची कहाँ पर है? तो कराची सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। बोल्गोग्राड या फिर स्टालिनग्राड रूस के शहर हैं और ये बोल्गा नदी के किनारे बसे हुए हैं। रंगून म्यांमार का शहर है जो कि इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। चटगांव बांग्लादेश का शहर है और कर्णफूली नदी के किनारे बसा हुआ है ये। विश्व के प्रमुख जलप्रपात, उनसे संबंधित देश। साल्टो एंजल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 979 मीटर, ये वेनेजुएला देश में है। कुकनाम जलप्रपात 674 मीटर ऊंचा है और ये वेनेजुएला देश में है। मरडाल्फोसेन 645 मीटर लंबा एक जलप्रपात है, नॉर्वे देश में है ये। टांगफोसन 706 मीटर ऊंचा एक जलप्रपात है, नॉर्वे देश में है ये। टुगेला 948 मीटर लंबा है जलप्रपात और ये दक्षिण अफ्रीका में है। योसेमाइट 739 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, ये कैलिफोर्निया अमेरिका से संबंध रखता है। डेल्ला 440 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, ब्रिटिश कोलंबिया में है ये। और लास्ट है यहाँ पर गवार्नी 422 मीटर ऊंचा जलप्रपात है और ये फ्रांस देश से संबंध रखता है। आज का वीडियो यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।